नमस्कार, मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। आपको मालूम है कि बिहार पंचायत चुनाव के लिए जो है आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव प्रचार जो है वो जोरों पर है। जितने भी प्रत्याशी हैं वो तमाम जितने भी वोटर हैं उनको अपनी कैसे वो विकास करेंगे अपने इलाके का, कैसे अपने पंचायत का, उसमें वो जुटे हुए हैं। आज हम एक मुखिया प्रतिनिधि से हैं, भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। ये माधोपुर पंचायत से जो है भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत ये पंचायत ये आता है। हम बात करेंगे मुखिया प्रतिनिधि से और जानेंगे कि आखिर माधोपुर पंचायत में वो आने वाले समय में कैसे विकास करेंगे, आखिर पब्लिक जनता उन्हें क्यों वोट दी और उन्होंने क्या 5 साल में विकास किया है। इन तमाम सवाल को लेकर के हम उनसे जानेंगे। आपको मैं बताऊं कि जो हमारे साथ हैं वो हैं लाल बाबू यादव हैं। ये अभी जो कार्यकाल खत्म हुआ है उसमें वो मुखिया रह चुके हैं, अब जो है वो भूतपूर्व मुखिया हो चुके हैं, लेकिन जो है आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं उसमें वो भावी मुखिया प्रत्याशी भी है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका लाल बाबू यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद द इंडिया न्यूज को, हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हमारे पंचायत में आए और माधोपुर के तमाम जनता मालिकों को मेरा प्रणाम, आशीर्वाद, सलाम। ये बताइए कि आपने एक बात कही, जो आप अच्छे खासे नौकरी में थे, आप जनरल मैनेजर के पद पर थे, आप अपने वो नौकरी छोड़ करके आप अपने पंचायत में आते हैं। ऐसी क्या बात थी कि आपको लगता है कि नौकरी से बेहतर आपने पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए प्रत्याशी होना ज्यादा आपने बेहतर माना? इससे पूर्व में मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि मेरे पिताजी पूर्व में 22 वर्ष मुखिया थे। 1977-78 से 2000 जब ये पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई, नया में चुनाव होना शुरू हुआ 2001 में, उस समय तो मेरे पिताजी का हमेशा धारणा था कि गरीब जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो वंचित हैं समाज में, उस समय में हमारे यहाँ जो थे सो मतलब भोजन के अभाव में लोगों को भटकना पड़ता था। उस स्थिति में हमारे पिताजी 60-70 बीघा जमीन पर सीपीआई के लीडर भी रह चुके हैं और वो उस समय में जमीन पर मतलब लाल झंडा करा करके सारे गरीब गुरबों में वो जमीन बंटवा करके सारे आदमी को पर्चाधारी बनवा दिए। बस उन्हीं लोगों का आशीर्वाद और हमारे प्रति स्नेह था और उन्हीं के सपना को साकार करना था, इसीलिए हम आए और पंचायत का चुनाव लड़े मुखिया पद से और हमें जनता मालिकों के द्वारा अपार समर्थन मिला और हम चुनाव जीते। हम और भी बात करेंगे। जो भावी मुखिया प्रत्याशी लाल बाबू यादव हैं, ये माधोपुर पंचायत है, ये सीमावर्ती इलाका है, नेपाल से सटा हुआ सीमावर्ती इलाकों में से एक है ये। और आपको मैं बताऊं कि ये काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। लगातार जो है इस इलाके में विकास की बहुत ज़रूरत है और आप ये इस इलाके में जो घूमेंगे तो चूंकि अभी ये मानसून का वक्त है, बारिश लगातार हो रही है, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि इस पूरे इलाके में कितना डेवलपमेंट हो पाया है और आने वाले समय में क्यों विकास की जरूरत है और पंचायत के माध्यम से कैसे पूरे गाँव का विकास सकता है। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन एक बात आपको बताना बेहद जरूरी है कि लाल बाबू यादव जो है बहुत युवा प्रत्याशियों में से एक हैं। इन्हें पहली बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो जनता का इन्हें जो है काफी भरपूर समर्थन मिला और ये पहली बार जीत करके आते हैं। यूं कहें कि प्रचंड बहुमत से ये जीत करके आते हैं, लेकिन अब ये दोबारी बार जो है वो जनता की अदालत में है। इन्हें जनता की अदालत में परीक्षा देना है कि आखिर इन्होंने कितना काम किया है। जब मैं इनसे बात करने लगा तो इन्होंने कहा कि उन्होंने बीकॉम किया है, बीकॉम करने के बाद ये नेपाल के बीरगंज इलाका है, वहां पर एज ए स्टील फैक्ट्री में जनरल मैनेजर के पद पे ये तैनात थे। लेकिन ये कहते हैं कि जनता ने इन्हें जो है चुनाव के लिए उतारा है, जनता ने इन्हें जो इस क्षेत्र में उनको बुलाया कि आप आइए मुखिया प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़े और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और पहली बार वो जीत कर भी आए। ये बताइए कि जब आपने कहा कि आपके पिताजी ने यहां पर 60-70 जो है आपने बीघे की बात की, आपने उन्होंने जो है ग्रामीणों को जमीन दे दी, जो दलित लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं थी उनको दी आपने, तो क्या ये बात जो आज के समय में आप ये कह रहे हैं, अभी भी आपके इलाके में बहुत सारी दलित समस्याएं, भूमिहीन समस्या हैं, कि आप उनके लिए कैसे काम करते हैं आप? देखिए, उस समय में उस चीज की जरूरत थी। लोग 5 किलो धान के लिए, बोन के लिए मालिकों के यहाँ नौकरी किया करते थे, बेगारी किया करते थे। उस समय में उनको लगा, हमारे पिताजी को लगा कि अगर ये चीज होता है तो आम आदमी में जितने भी गरीब लोग हैं उनका कम से कम भरण पोषण हो पाएगा। अभी सब चीज से लोग समृद्ध हैं। अभी कोई भी है, चाहे अंत्योदय हो, बीपीएल हो, सरकार के द्वारा जो राशन मिलता है उस सब चीज से लोग भरपूर हैं। बाहर भी जाते हैं, कमाने भी जाते हैं, क्योंकि बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है इसलिए बाहर भी जाना पड़ता है। तो सारे चीज से लोग अब समृद्ध हो चुके हैं। अब जो है सबसे बड़ी बात है शिक्षा,
रोड, बिजली, सड़क, सबों के घर में इस चीज की आवश्यकता है। अब उस चीज पर विकास करना है। अब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आपके यहाँ 5 किलो गेहूं के लिए, 5 किलो धान के लिए आपके यहाँ बैठेगा, वैसी समाज नहीं रह गई। नहीं रह गई। लाल बाबू जी, आपने जो बात की वो ठीक है कि चूंकि कई तरह की जो है माने केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो है अन्न योजना दी जा रही है लोगों को, ताकि जो है वो कुपोषण का शिकार ना हो। या फिर आपने कहा कि जो बोइन जो की बात कहते हैं कि जो लोग मजदूरी करते थे और उनके बदले में उनको अनाज दिया जाता था, वही होता है बोइन? जी जी जी, सामान्य भाषा में? जी जी, सामान्य भाषा में होता है। अब जी, आप ये बताइए कि आपने ये कहा कि अब जो जरूरत है वो शिक्षा की जरूरत है, सड़क की जरूरत है, बिजली की जरूरत है। आपको जनता ने 5 साल मौका दिया यहाँ पर। आप ये बताइए कि जिन मुद्दों को लेकर के, क्या आप इन्हीं मुद्दों को लेकर के दोबारा जनता के बीच में जाएंगे, या फिर आपके पास कुछ अलग एजेंडे हैं, या फिर उसमें रहता है कि कुछ काम रह गया जो करने की जरूरत है आपको? देखिए सर, ऐसा है, जिस समय हम पंचायत का चुनाव लड़े और जीते भी, तो हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। हमने देखा, नजर उठा करके, तो कहीं न सड़क थी, न कहीं जाने की रास्ता थी, न नाली था, न बहाव था, माने किसी भी तरह का बहुत सारे समस्या थे। हमने 5 साल में, हमें भी तो एक सीमित फंड आता है सरकार के द्वारा कि आपको इतना फंड दिया जाता है और जहां जहां सबसे अति आवश्यक काम है वहां वहां देखिए। तो हम इस 5 साल के दरमियान हम अपने विवेक से, बुद्धि विवेक से जितना संभव हो पाया, 17-18 रोड हमने अपने कार्यकाल में बनाया, चाहे सौरभा की स्थिति हो, बंगमरिया की स्थिति हो, बौरहा की स्थिति हो, बस से बदतर थी, माधोपुर की स्थिति हो। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ मूलभूत जो आवश्यकता है, रास्ता, वो रास्ता अभी तक नहीं पूरा कंप्लीट हो पाया है। फिर भी हम 5 साल में प्रयास किए, जहां तक संभव हो पाया बना भी है, और हम जनता मालिक से फिर पुनः अपना आशीर्वाद का अपेक्षा करते हैं कि जो छूटे हुए काम है उनको मैं निश्चित रूप से पूरा। ये बताइए कि आपने कहा कि आपका इलाका काफी पिछड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है, ये जो है आपको, मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं, बिहार के बाहर के जो दर्शक देख रहे हैं, आपको मैं बताऊं कि ये बिहार का सीमावर्ती इलाका है, और ये जो है एक तरीके से बाढ़ग्रस्त इलाकों में आता है। चूंकि मानसून है, लगातार बारिश हो रही है, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि जनजीवन एक तरीके से बेहाल आप कह सकते हैं यहाँ पर। ये बताइए आप कि आपने जो काम किया, अगर आपको जनता के बीच में, अगर आपको ग्रेडिंग देनी हो, आपको खुद को अपने आप को काम को लेकर के ग्रेड करना हो कि आपने कितना विकास किया है, तो 10 नंबर में आप कितने अपने आप को नंबर देंगे? देखिए सर, ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक है। कोई मुखिया अपना ग्रेड खुद नहीं ले सकता। नहीं, अगर आपके इस काम की संतुष्टि को लेकर के मैं कहूं कि आपको लगता है कि हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया जिस तरह से हमें करना चाहिए था, जिस तरह से हम अपने पंचायत का विकास जिस तरह से हमें करना चाहिए, बहुत चूंकि पिछड़ा हुआ जगह था, बहुत सब जगह रोड की आवश्यकता थी, उतना हम नहीं कर पाए, जिसका कारण ये भी बना कि हमें पंचायत के द्वारा सीमित फंड आता है, गवर्नमेंट के द्वारा एक लेटर आता है कि आपको ये पैसा इस मद में खर्च करना है, तो जिस पैसा का जिस मद में खर्च करना है हम उसी पर खर्च कर पाते हैं। क्योंकि रास्ता के लिए हमारे पास जितना हो पाया 5 साल में उतना हम किए, अभी भी बहुत पीछे है, कोशिश हमारी रहेगी कि पूरा हो जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने विकास किया है और बहुत कुछ विकास करने की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं? जी, जरूरत है और भी विकास करने। लाल बाबू यादव जी, चूंकि 5 साल में रहे हैं तो जनता तो आपसे सवाल पूछेगी, चूंकि आप चुनाव पहली बार जीत करके गए, जनता चूंकि पहली बार तो आपके ऊपर में कोई दाग नहीं था, मतलब जनता के कोई सवालात नहीं थे। दाग का मतलब ये है, आपके ऊपर में दाग का मतलब ये है कि आपका कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये बात तो हम जानते हैं चीजों को। लेकिन जनता के बीच में आप चूंकि पहली बार, आप एक बार 5 साल आपको मौका दे चुकी है जनता, तो इस बार जनता आपसे सवाल पूछेगी। आप ये कह रहे हैं कि सड़क को लेकर के सीमित फंड आता है, ये मानते हैं चलिए कि चूंकि बहुत सारे सड़क का निर्माण आप अपने फंड के जरिए नहीं कर सकते हैं। एक बार आप, चूंकि मैं खुद ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आपके माधोपुर के जो दलित टोला है, जिसमें वार्ड नंबर 10 या 12 है, 12 या 13 है वो वार्ड नंबर, वहां पर मैं गया था। वहां पे भी सड़क की समस्या है बहुत ज्यादा, वहां पे मैं गया था, बहुत दयनीय स्थिति है। क्या आप कभी उस इलाके में गए, उस मोहल्ले में गए, आपने उनसे बातचीत की? क्या समस्या रही कि वहां पर सड़क नहीं बन पाया या फिर बेहतर विकास नहीं हो पाया उस दलित टोले का? सबसे बड़ी बात है, हम तो आपको पहले ही बताया कि सारा जगह जितने भी दलित टोले थे, सब में इसी तरह की समस्याएं थी, चाहे बंगमरिया के महादलित टोला हो, बौरहा में हो, माने विभिन्न तरह से जहां जहां भी हो, समस्या तो बहुत थी। ठीक है, 5 साल में हमको करना भी था,
5 साल में उतना संभव नहीं हो पाया। उस मोहल्ला में गए, वहाँ की समस्या है कि वहाँ जो है सो बहुत दिक्कत में है, हमारे लोग बसनिया के लोग भी बहुत दिक्कत में है, कुंडल टोल के लोग भी बहुत दिक्कत में है। तो हमारी कोशिश अभी भी है, चूंकि हम मतलब कुछ योजना है जो पेंडिंग पर रहा है उसको पास करवाया, जैसे बड़ा टोल से जो अधूरा योजना है वो भी पूरा होगा, और भी जो पेंडिंग वर्क है वो सब हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बारिश का समय था, 2-3 दिन धूप हो, काम करने लायक हो, तो फिर हमारी कोशिश है कि उस टोला में भी एक गली जो है जिसमें कीचड़ है उसमें खरंजा हो जाए, उसमें कुछ न कुछ काम हो जाए। चलो चलिए, ये तो सड़क की बात हो गई लाल बाबू जी। ये बताइए कि आपके, चूंकि ये तो पूरी पंचायत ही नहीं बल्कि हर पंचायत की यही स्थिति है, ये बताइए कि नल जल को लेकर के क्या आपकी स्थिति है, आपके पंचायत में क्या रहा, कैसा काम रहा? देखिए सर, हमारे यहाँ नल जल 3 वार्ड में अभी तक पैसा के अभाव में नहीं हो पाया है। किस किस वार्ड में नहीं हो पाया? नंबर 4, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 13 पैसा के अभाव में नहीं हो पाया। सरकार के द्वारा उतना पैसा नहीं दिया गया जिससे हम सामान्य जो उसका एस्टीमेट था, मॉडल एस्टीमेट, उसमें हम उतना पैसा डाल सके। और जो बाद बाकी जगह है जिसमें बहुत कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं, एक आध वार्ड में कुछ अधूरा काम है, वहाँ काम भी चल रहा है, वो भी पूर्ण हो जाएगा। देखिए, इसमें एक शिकायत ये आ रही है कि दरअसल चूंकि जाहिर सी बात है, जो नल जल योजना है उसमें चूंकि एक पंचायत का जो मुखिया होता है वो जो हेड के तौर पे कहें सबको कोऑर्डिनेट करके चलना होता है, सभी वार्डों को वो मुखिया को ही लेके चलना होता है। और आपको ब्लॉक के साथ भी जो है आपको उनके साथ तालमेल बैठाकर अधिकारियों के साथ भी आप एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी में जो है पद होता है, मुखिया होता है। ये बताइए कि ये कहते हैं कि मुखिया जी जो है वार्ड लोगों के साथ मिल करके जो है भ्रष्टाचार किया है, वो पैसे का उन्होंने गबन किया है। इस बात को, जनता के सवालों का कैसे जवाब देंगे आप? देखिए सर, ये योजना बिल्कुल नया था, सबको इस योजना के बारे में जानकारी नहीं थी। नया नया में शुरू में हम लोग अपने प्रखंड में काम किए थे, तो पहला उद्घाटन हुआ था लौखा में और दूसरा उद्घाटन मेरे यहाँ हुआ था। उस समय बहुत बृहत रूप से न किसी मुखिया को जानकारी थी, न किसी पदाधिकारी को पूर्ण रूपेण से जानकारी थी कि ये नल जल योजना होता कैसे है, इसको करना कैसे है। उस समय में दबाव में, पदाधिकारियों के दबाव में जैसे तैसे काम हुआ, जिसके कारण हुआ कि अनुभवहीन के कारण, ठीक है, उस समय के जो वर्तमान जेई थे उनको भी पूर्ण रूप से अनुभव नहीं था। वो एक मॉडल एस्टीमेट निकालते थे, वहाँ क्या लगना है, छोटा छोटा टेक्निकल चीज है उसमें वो लगता है, ये लगता है, मतलब विभिन्न तरह से बहुत सारा पाठ पुर्जा वाला चीज लगता है, अनुभव नहीं हो पाया। ये बताइए करना कैसे? मुखिया जी, माने आप ये कह रहे हैं कि ये आप माने मुखिया या फिर वार्ड सदस्यों की दोषी से ज्यादा जो है नल जल विभाग और ब्लॉक के वो अधिकारी ज्यादा जिम्मेवार है? नहीं, होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई नया चीज है जी, नल जल योजना एक पूरे बिहार में लॉन्च किया गया, जो नया योजना था, उस विभाग के जो जेई थे उनको भी अच्छी तरह से जानकारी नहीं थी उस समय में। ये मैं बता रहा हूँ मैं एक पर, ठीक है, उस समय मतलब हमारे यहाँ तो पदाधिकारी वैसे भी कम रहते हैं। अब मनरेगा विभाग के जेई हैं, उनको जनरल विभाग में डाल दिया गया। आप उसको देखिए, तो अब उनका जो विभाग है अलग विभाग में, अब मान लीजिए जेई है रोड का, आप दे दीजिएगा बिजली विभाग में, तो उनके लिए तो नया है। मतलब ये कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ इस योजना को लेकर नहीं उतरी, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी, उस समय, जिस समय अभी जो नया नया जेई लोग आए हुए हैं उनको फुल अनुभव है, वो पूरा टारगेट करके काम करवाते हैं, उनको सारा इस योजना के बारे में अनुभव है। तो हम लोग को भी सर ये जानकारी नहीं थी कि ये नल जल योजना क्या है, कैसे करना है, चूंकि डोर टू डोर उसका टूटी देना है, ये करना है, मतलब नया योजना था, हम लोग समझ नहीं पाए। फिर भी बाद में समझदारी हुई, समझे इस योजना को बखूबी करके, तो सब जगह काम हुआ, उस तरह से काम हो रहा है। ये तो नल जल की बात हुई, आपने ये स्वीकार किया कि कुछ जो है वो जानकारी का अभाव रहा, कुछ भ्रष्टाचार भी हुआ। नहीं, भ्रष्टाचार ऐसा तो बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं लगता है। अच्छा चलिए, और कुछ जो है वो कहीं ना कहीं योजना की खामियां भी रही। जी चलिए, जो आरोप आप पे ना लगे वो बिल्कुल उसमें ऐसा नहीं है, बाकी जो है ऐसा नहीं, जो रियल फैक्ट है सर, रियल फैक्ट है। रियल फैक्ट ये है कि उस योजना के बारे में हम लोग को जानकारी ही नहीं है। अच्छा, एक आप ही की जनता जो हो, चूंकि हम लोग भी नल जल को लेकर के घूम रहे हैं मुखिया जी, माने एक बात ये कहती है कि चूंकि ये फंड जो है वो वार्ड सदस्य, चूंकि वार्ड के आधार पे जो है वो नल जल का पैसा मिलता है, फंड जाता है उसके पास, तो ये जनता ये
कहती है कि मुखिया जी जो है वार्ड सदस्य से पहले सिग्नेचर करके पैसा निकाल लेते हैं और अपना हिस्सा ले लेते हैं, अधिकारियों का हिस्सा ले लेते हैं। यही वजह है कि वार्ड सदस्य लोग काम नहीं कर पाए। वार्ड सदस्य जो चुन करके आए हैं उनका ये कहना है कि जी सब पैसा तो मुखिया जी ले लेते हैं, अधिकारी लोग ले लेते हैं, हमारे हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ सब वार्ड सदस्य काम करते हैं, खुद करते हैं। जहाँ जो पीछे है वहाँ हम लोग गाइडलाइन कर देते हैं कि आप इस तरह से कीजिए, और सारे अपने अपने काम। लेकिन जनता तो संतुष्ट नहीं है नल जल से, मन कहीं पाइप टूटा हुआ है, कहीं पानी नहीं आ रहा। हम लोग तो सर खुद संतुष्ट नहीं है कि उस काम को किए हैं, अच्छा से पानी चले, माने संतुष्टि से, क्योंकि जानकारी के अभाव में। ये कम से कम मुखिया जिस बात को मान रहे हैं कि नल जल का काम जो है वो संतुष्ट नहीं है, बहुत कुछ काम किए जाने की जरूरत है, और सरकारी स्तर पर भी कम से कम ये ईमानदारी है, इस बात को कम से कम जो है ये इस बात को स्वीकार्य किया जाना चाहिए चीजों को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बताइए कि आप अपने जो आप राजनीति में आपके पिताजी भी सक्रिय रहे हैं, चूंकि अब थोड़े से हम लोग आते हैं बात को आगे बढ़ाते हैं। आपके पिताजी के बारे में, अपने पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बहुत सारे लोग आपके इस इलाके के बारे में नहीं जानते होंगे। आप उनको बताइए कि कैसे आपकी इस पंचायत से नाता रहा है आपके परिवार का, और आपका नाता कैसे जुड़ गया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताइए। हम तो पहले भी बताया कि पिताजी हमारे 22 वर्ष मुखिया थे और सीपीआई के लीडर भी थे। सबों के बीच उनका रहना हुआ, समाज में जो भी किसी भी तरह की बातें होती थी सबको मिला करके चलते थे। उसी से हमें प्रेरणा मिली, उनसे हम प्रभावित हुए कि एक समाज सेवा भी बहुत बड़ा सेवा है। यहाँ 10 लोगों का दुख दर्द में रहना, बैठना, उठना सब काम होता है। तो इसलिए उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली, और हम पिताजी के एक्सपायर होने के बाद चुनाव लड़े, और जनता ने हमें अपार बहुमत से चुनाव जिताया। देखिए, जब ये चुनाव में आते हैं, एक बड़ी बात यह है कि नेपाल में ये नौकरी, चूंकि मैंने कहा कि ये सीमावर्ती इलाका है, नेपाल से सटा हुआ इलाका है, और बीरगंज एक नेपाल का बहुत बड़े शहरों में से एक आता है। वहां पे स्टील फैक्ट्री में, छड़ की फैक्ट्री में ये जनरल मैनेजर के पद पर थे, और उस नौकरी को छोड़ करके ये पंचायत चुनाव में आते हैं, और ये कहती है कि जनता उन्हें बुलाती है। चलिए, और जनता का समर्थन भी मिलता है। ये बताइए आप कि जब आप आते हैं तो कई सारे लोग, जब चूंकि नौकरियों के लिए, चूंकि आज की युवा तो नौकरी के लिए जो है शहर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, और आप जनरल मैनेजर के पद पे आते हैं, तो जाहिर सी बात है परिवार में विरोध तो हुआ होगा, किसी ने कुछ सलाह तो दी होगी, अरे राजनीति गंदी चीज है, और आपने इसको जो है अमृत समझ के आप इस क्षेत्र में आ गए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी माँ हमसे डिस्कशन की कि देखो ऐसे पिताजी करते थे, हमेशा समय देते थे, अपने परिवार में समय नहीं देते थे, ठीक है, उनका सारा समय जो है जनता के बीच बीतता था, तुम्हें ये सब परेशानी होगी। हाँ, फिर भी देखो वो बेटा ही क्या जो अपने बाप का जो है नाम आगे नहीं बढ़ा सके, इसलिए तुम्हें ये करना है, समाज के बीच में रहना है, और तुम्हें समाज का सेवा करना है। पिता की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए और उनके एक तरीके से सपने को आगे करने के लिए आपने जो है वो नौकरी छोड़ दिया, ये कहें हम। जी 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 जी। चलिए, तो ये बताइए कि अब तो ये राजनीति की बात हो गई, आप यहाँ पर हैं, अब चूंकि आप जनता के बीच में आप जा रहे होंगे, लोगों से मिल भी रहे होंगे, चूंकि जाहिर सी बात है जो चुनाव की जो है तारीख की घोषणा हो गई है, और 8 जो है वो आपको अक्टूबर को जो है आपके क्षेत्र में मतदान होना है। ये बताइए कि अब जो जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आप उनके पास क्या विकास के एजेंडे को लेके जा रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी बात लेके जा रहे हैं ताकि जो है जनता आपको दोबारा आप पर भरोसा करे और आपसे जुड़ पाए। देखिए, हमारा जो छूटा हुआ काम है, हम जिस काम को नहीं कर पाए इस 5 वर्ष में, हम आगे करेंगे। यही बातों के साथ अपने लोगों के बीच में जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है लोगों का अपार समर्थन, आशीर्वाद अभी भी हमें मिल रहा है। 5 वो काम बता दीजिए जो आप, जनता आपको आशीर्वाद देती है, आपके पंचायत की जनता आपको जीत कर भेजती है, तो 5 वो काम जो है आप इस बात की बहाना अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि हमें फंड नहीं मिला या फिर जो है योजना की गड़बड़ी थी। अब तो आप अनुभवी हो गए हैं, वो 5 काम बताइए कि जो आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी रोड की समस्या, अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो सारे जगह निश्चित रूप से रोड बनेंगे, और बनाना है, ये हमारा सपना है। यहाँ हमारी मूलभूत समस्या हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल हमारे पंचायत में नहीं है, जिसके कारण दूर दूर क्षेत्रों में जाना पड़ता है, या रात बिरात कोई इमरजेंसी सेवा हो जाए तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। ये हमारी सेकंड प्राथमिकता है। शिक्षा तीसरा प्राथमिकता है कि पढ़ाई लिखाई वगैरह बढ़िया से चले। चौथा जो है सो हम चाहते हैं कि सब लोग आपस में भाईचारा बना करके रहे, कोई आपस में झगड़े नहीं, किसी तरह से अपना समाज में बैठ करके समाधान कर ले। इसी मुद्दों सबके साथ हम चुनाव में के साथ जाएंगे। जी ठीक है, ये बात बताइए, एक सवाल और आपसे ये हम जानना चाहते हैं कि आप चुनाव में जब जाएंगे तो इस विकास के एजेंडे को लेकर के जाएंगे, ठीक है,
आपका मुकाबला जो है यहाँ पर किन किन लोगों से है? आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग, अब इस पर मुकाबला तो काफी टफ होगा कि आप बिल्कुल मैदान में सबसे आगे हैं आप। देखिए सर, किसी भी उम्मीदवार को ये पता नहीं चलता है कि हम मुकाबले में हैं या नहीं है। जनता मालिक है, जनता तय करती है कि मुखिया हमें किसको बनाना है, तो समिति किसको बनाना है, सरपंच किसे बनाना है। किसी प्रतिनिधि को ये पता नहीं चलता है और कोई प्रतिनिधि आपको कहेगा भी नहीं कि हम मुकाबले में नहीं है। हमारे हिसाब से तो हम जैसा अनुभव करते हैं, हमारे साथ कोई रेस में नहीं है। क्योंकि आपने सामाजिकता की बात की, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि आप वो चाहते हैं कि सभी लोग समाज में मिलजुल कर रहे हैं। लाल बाबू जी, ये बताइए कि ये जो आपका क्षेत्र है, ये एक तरीके से 3 धुरी में राजनीति बटी हुई है, जो मैं यहाँ के पूरे खुटौना प्रखंड, लौकी प्रखंड को देख रहा हूँ यहाँ की जो है। क्योंकि जब भी पंचायत चुनाव होगी तो जाति की बात होगी, जातियों की सभी की अपनी अपनी एक सबका अपना एक सामाजिक आधार भी है। और जो आपका पंचायत है वो 3 धुरियों में बटा हुआ, जो मैं अध्ययन कर पाया हूँ। एक तो यादव बिरादरी का एक अपना एक समर्थन है, दूसरा पचफोरना कहते हैं जिसको बनिया बिरादरी कहते हैं, और तीसरा जो है यहाँ पर दलित बिरादरी है। ये बताइए कि इन तीनों बिरादरियों का जिसको समर्थन हासिल होगा वही जीत हासिल कर पाएगा। ये बताइए कि आपकी क्या है इन तीनों समाज के बीच में, आप कैसे काम करते हैं और आप कैसे, ये है कि कोई भय का वातावरण ना हो। चूंकि मुखिया जब गांव में होता है एक भय का भी वातावरण होता है, जातियों का भी एक अपनी एक दबंगता होती है, उसको लेकर के कैसे, क्या कहना है आपका? देखिए, यहाँ हमारे पंचायत में जो है ना सर, आप 3 धुरी में कह रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं ना किसी भी कास्ट में चले जाइए, सबसे ज्यादा लोग हमको मानते हैं उस कास्ट में। चाहे सौजी वर्ग के लोग हो, महादलित वर्ग के लोग हो, गुप्ता वर्ग के लोग हो, यादव वर्ग के लोग हो, ब्राह्मण वर्ग के लोग हो, सारे लोग हमको प्यार करते हैं, सारे लोग हमें मदद करते हैं। आप पता कर लीजिए, आम लोग हैं, आप तो मतलब हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आम लोगों से जब आप अपना फीडबैक लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ। नहीं, लेकिन जैसे एक बात और भी है, इससे पूर्व मुखिया भी थे जब आप चुनाव यहाँ से लड़े, और आप ही की बिरादरी से एक पूर्व मुखिया भी हुआ करते थे। ठीक है, इस बात को तो आप भी मानते हैं कि कहीं न कहीं जाति का जो है एक दबंग होने का असर जो है आपके क्षेत्र पर पड़ता रहा है? नहीं, अब वो दबंगगिरी ये सब बात समाप्त हो गया। वो पहले चलता था, चुनाव जिस समय में प्रशासन दुरुस्त नहीं रहा करते थे उस समय चलता था। पहले लोग गोली बारूद, बम बारूद से चुनाव लड़ा करते थे। अब जनता का दिल जीत के चुनाव लड़ना है। अब वो सब कोई बात नहीं है। समय परिवर्तन हो गया, बहुत समय परिवर्तन हुआ, बहुत समय परिवर्तन, जनता भी जागरूक हो गई, बहुत जागरूक हो गई है। अब तो अब जनता आपको खुद तय करती है कि हमें किसको वोट देना है। जनता खुद अपने आंखों के सामने सारे कैंडिडेट को खड़ा करती है और समझ आती है हमें इसे वोट करना है। जी चलिए, तो हम आप इस अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में है लाल बाबू जी। आप जो है आपने बीकॉम किया, एमकॉम की पढ़ाई जो है वो पूरी नहीं कर पाए, आप नौकरी में चले गए और उसके बाद से पंचायती सिस्टम का आप हिस्सा बन गए। तो आप जो है चुनाव में हैं, जाहिर सी बात है कि आप तमाम आप रणनीति पे काम कर रहे होंगे। ये बताइए कि एक बड़ी बात ये कही जाती है कि चूंकि ये सवाल पूछना भी बहुत लाजमी है कि इस पूरे पंचायत के चुनाव में होता यह है कि लोग मुखिया इसलिए बनना चाहते हैं या फिर आप तमाम इस पंचायत सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, जनता का विकास कम होता है, अपना विकास बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए सर, अगर जनता का विकास नहीं करके अपना विकास करना होता तो मेरे पिताजी 22 वर्ष मुखिया नहीं रहते। हमारे चाचा, अपने चाचा 3-3 बार पैक्स अध्यक्ष, 4-4 बार लगातार जीते हैं। पिताजी के देहांत होने के बाद जब सामान्य सीट पहली बार हुआ तो जनता का अपार प्रेम नहीं रहता तो हम 666 आपने अपना विकास नहीं किया ना? जी निश्चित, आपने अपना विकास नहीं, सबों का विकास किया, साथ में अपना भी रोजी रोटी तो चलना है ना, खाना पीना, बच्चे का पढ़ाई लिखाई तो देखकर चलना है। देखिए बाकी तो अंत में जनता को तय करना है, लेकिन कम से कम ये साफगोई मुझे बहुत पसंद आ रही है लाल बाबू यादव जी की। कम से कम जनता के बीच में इतनी साफगोई तो आपके बीच में इतना आपके पास अंदर गट्स होना चाहिए कि आप चीजों को स्वीकार कर सके, और यही साफगोई जो है, ईमानदारी जो है वो जनता पसंद करती है। एक बात ये बताइए आप लाल बाबू जी, चलिए बड़ा इस बात को लोग डिनाई करते हैं, आपने इस बात को बहुत सहज से बांधा, ये बहुत अच्छी बात है, जनता भी इस बात को इनकार नहीं करती है। एक बात आपसे जब मैं बात करने लगा, हम आखिरी पड़ाव में हैं, आपसे वो सवाल जरूर जानना चाहेंगे। आपने एक बात कही कि चूंकि आप 5 साल आपने देखा है कि कैसे योजनाओं का बंदरबाट होता है, कैसे कमीशनबाजी होती है। हम आपसे आपके अनुभव जानना चाहते हैं कि क्यों मनरेगा के तहत बहुत सारे काम लोगों को रोजगार मिल सकता था, मनरेगा के तहत
बहुत सारे काम नहीं हो पाए, कैसे ये अफसरशाही हावी है और क्यों आप लोग कई बार मजबूर हो जाते हैं? क्योंकि मैं हर बार आपको दोष नहीं दूंगा, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कई बार जो है बहुत लोग अच्छा भी काम करना चाहते हैं। आप अपने अनुभव बताइए कि कैसे कमीशन को लेकर के आप मनरेगा में काम नहीं कर पाए। देखिए सर, हमारे यहाँ भी मनरेगा का काम हुआ ही है और लोग जो है सो उसमें मनरेगा में तो ज्यादा मिट्टी वर्क है, गाय पशुपालन नहीं, से। वो मैं नहीं जानना चाह रहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे सिस्टम में कमीशन खोरी चलती है और जिसकी वजह से कई बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं वो धरातल पे नहीं उतर पाती। नहीं, सब उतरती है, कहाँ कमीशन खोरी, ऐसा तो कोई बात नहीं होता। आप अपना प्रबल इच्छा रखिए, काम कीजिए, काम कीजिएगा, निश्चित रूप से पेमेंट होती है सरकार की तरफ से। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ भी काम हुआ, मनरेगा का सब जगह होता है जी, होता है। अच्छा, मुझे सुनने में ये आया कि जब मनरेगा का जो काम होता है या फिर नल जल का काम होता है, अधिकारी जो है पहले अपना कमीशन तय कर लेते हैं और यही वजह है कि जो है वो धरातल पे जो है उतना फंड एलोकेट नहीं हो पाता। यही वजह है कि जो कई बार जो है मुखिया जी लोग भी काम नहीं कर पाते, वार्ड सदस्य लोग भी काम नहीं कर पाते, अधिकारी की जो नीयत साफ नहीं होती है। नहीं, नीयत साफ रहती है, अधिकारी लोग भी। चुनाव है इसलिए आप खुल के नहीं बोल रहे। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए, किसी पर ब्लेम लगाना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, एक परिवार में लोग 10 आदमी रहते हैं, उसको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। एज ए प्रतिनिधि में 7,000 वोटर का आशीर्वाद मुझे मिला है और मैं इस पद पर हूँ। संभव नहीं है कि 7,000 लोग हमसे खुश हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कुछ नहीं दे सकते, मान सम्मान तो दे सकते हैं, उनकी प्रतिष्ठा तो रख सकते हैं, उनके साथ भाईचारा तो बना सकते हैं। काम होते रहती है, कम बेसी काम होते रहती है। काम रोड बनना है, सड़क बनना है, राशन कार्ड बनना है, या जो भी काम है वो कम बेसी सबों के रीजन में होता है। लेकिन आपसी जो भाईचारा है वो बरकरार रखना सबसे बड़ी बात है। मालिकों का, जनता मालिकों का जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसको बरकरार रखना बहुत। चलिए, ये अच्छी बात है। लाल बाबू जी, एक सवाल, आपके पंचायत में भी मैंने घूमा और भी पंचायत, बहुत अच्छी योजना है आपकी, टॉयलेट योजना है जिसमें 12,000 रुपये मिलता है, जिसमें आप माने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं या फिर उसमें इसमें कहें कि कहीं कमीशन खोरी है। आप ये समझिए कि अभी मानसून का समय है, एक आप इस बात को सामाजिक आधार पे देखिए कि महिला जब है शौचालय के लिए जो है खुले स्थान पे जाती हैं और उस परिस्थिति में आप समझिए कि बहुत सारे लोगों को शौचालय नहीं, अगर वो शौचालय बनता है गाँव में तो आप समझिए कि घर की इज्जत जो है वो घर में रहेगी। एक बड़ी समस्या है, उस योजना को लेकर के भी लोग जो है पैसे की वजह से या फिर वो धरातल पे बहुत सफल नहीं हो पा रहा है। लोग पैसा लेके टॉयलेट नहीं बनाते हैं, कुछ लोगों से पैसा लिया जाता है। आप ये मानते हैं कि कम से कम ये एक ऐसी योजना है जिसपे बहुत काम किए जाने की जरूरत है? देखिए सर, हमारे यहाँ पहले तो मतलब आपको कह रहे थे कि शिक्षा के अभाव में बहुत इस तब टाइप में लोग जागरूक नहीं थे। जिस समय हम मुखिया बने सबको जागरूक किया। एज ए 15 अगस्त 26 जनवरी हम अपने पंचायत भवन से मैकिंग करके सबों को हमने ये किया, रिक्वेस्ट किया कि आप लोग शौचालय बनाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, घर की प्रतिष्ठा की बात है। और हमारे समझ से हमारे ये 5 साल के दरमियान 1200-1300 शौचालय बने। ठीक है, उनका यूज भी हो रहा है। अब एक साथ आप चाह लीजिएगा सब कुछ संभव हो, ये संभव नहीं, धीरे धीरे अज्ञानता है। 500,000 रुपया 2,000 रुपया लोग ले लेते हैं, ये तो गलत बात है। 12,000 में तो टॉयलेट नहीं बनता है और उसमें 500,000 कोई 2,000 रुपया अगर गरीब से ले लेते हैं। हाँ। मैं मुखिया हूँ, आप पूरे पंचायत में घूम जाइए कि मुखिया जी आपसे 500 रुपया लिए। नहीं, आपके वार्ड सदस्य फील्ड की बात कर रहा हूँ। अब मैं मुखिया हूँ, मैं सब जगह निगाह तो नहीं रख सकता ना। मैं 15 अगस्त में बजाते अपने पंचायत भवन से घोषणा करता हूँ कि आपके बीच कोई भी दलाल जाए, आपके बीच कोई भी 5 रुपया मांगने जाए, 1 रुपया नहीं देना है, क्योंकि बिना पैसा का काम होता है। पैसा लगता ही नहीं। अभी न्यूज के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर आप जनता से बात देती है, मैं कह रहा हूँ द इंडिया न्यूज प्लस के मैक पर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 1 रुपया नहीं लगता। अभी हमारे पंचायत में 100 राशन कार्ड हमने बनवाए हैं, सबों को ऑनलाइन करवा के भेजवा के। शौचालय आप बनाइए, जियो टैग होगा, आपका पेमेंट जाएगा खाते में। अब कोई आपको बीच में बरगला रहा है तो हम सब जगह तो है नहीं। कोई आपसे ठग रहा है तो आप ठगी का शिकार मत बनिए। मेरा नंबर है, हमसे मिलिए, हमको बोलिए कि ये आदमी फलाना। आप अपना नंबर बोल दीजिए कि अगर किसी के साथ अभी भी अगर ठगी हो रही होगी तो आप उनको कम से कम बताएंगे, जागरूक करेंगे। मेरा तो नंबर इतना अच्छा है सर कि इतना एक बार बता दीजिए आप। 70 70 80 90 72 82 94 87 78 51। ये 2 नंबर मेरा बहुत पुराना है। तो देखिए, ये अब तो चूंकि
जो 5 साल का काम था, इन्होंने कितना काम किया नहीं किया ये तो माधोपुर पंचायत की जनता जानती है, लेकिन इन्होंने बहुत साफगोई से और बहुत सुलझे तरीके से इन्होंने हर बात का जवाब दिया है। कुछ बात को इन्होंने सच्चाई भी स्वीकार की, उन्होंने कुछ माना कि कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ काम करने की जरूरत है, कुछ काम नहीं हुआ है। अब आखिर में जनता को तय करना है कि जनता किसे जो है अपना अगले 5 साल के लिए माधोपुर के जो पंचायत है उसका मालिक बनाती है, या फिर ये कहे कि आप उनको मुखिया चुनकर भेजते हैं। लेकिन एक बात ये है, जरूर है, इन्होंने ये कही है कि इसमें जनता को भी सहयोग करना, जनता को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। जो आपके ये भावी प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई बरगला रहा है और अगर आपके साथ कोई कमीशन खोरी कर रहा है तो आप मुखिया जी के नंबर पर संपर्क कीजिए, और मुखिया जी भी अगर आपकी बात को नहीं सुनते हैं तो आप हमें जरूर बताइए, हम मुखिया जी से जरूर सवाल पूछेंगे कि आपकी जनता जो है आखिर ये बात क्यों कह रही है और आप उनके वादों पर क्यों नहीं खरा उतर रहे हैं। बाकी मुखिया जी कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता से जी, जो सवाल हम नहीं पूछ पाए आपसे? जी, सबों को मेरा प्रणाम, और मुझे उम्मीद है कि जो मैं काम नहीं कर पाया इस बार अगले बार पूरा करूंगा। इसलिए कि हम भी जिस समय चुनाव लड़े बहुत अनुभव नहीं था हमें इस फील्ड का। हो सकता है हमसे भी गलती हुई है, नहीं हुई है ऐसी बात नहीं है। मुखिया बन जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई गॉड बन जाना, हमसे भी गलती होती है। क्योंकि हमारी उम्र के जो लड़के हैं, हमारी जितनी उम्र है, सबों के कंधों पर इतनी जिम्मेदारी नहीं होगी जितनी जिम्मेदारी इस जनता मालिकों ने हमें दिया। तो मैं पुनः एक बार अपनी गलती का क्षमा मांगते हुए पुनः एक बार आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं तमाम समाज माधोपुर पंचायत के जनता से, युवा साथी से, माता बहनों से कि एक बार हमें और मौका दे और आपको निश्चित रूप से जो हमारा अधूरा काम बचा हुआ है वो पूरा होगा। चलिए तो देखते हैं कि जैसे ही आपने देखा कि मुखिया जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं उन्होंने जो है जनता मालिक से अपील की है, तो यहाँ पे आप देखेंगे उनके कई समर्थक बैठे हुए, उन्होंने तालियों से उनके इस वादों का स्वागत किया है। एक बात मैं जरूर कहूंगा और हर मैं अपने वीडियो के अंत में कहता हूं पंचायत चुनाव में, कि पंचायत चुनाव में आप मुखिया जी से पैसे मत लीजिएगा, मुखिया जी के दारू मत पीजिएगा, शराब मत पीजिएगा, और मुखिया जी का जो है मांस भात मत खाइएगा, क्योंकि मुखिया जी का खर्चा होगा तो अगले 5 साल चुनाव में जरूर वो उस पैसे की रिकवरी करेंगे। तो आप जनता है, आप निष्पक्ष होकर बिना पैसे के बिना लालच के आप उनको वोट कीजिए और ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो अगले 5 साल आपका विकास कर सके। और आप जो है आप अगले 5 साल ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो सही में आपका विकास कर सके, आपके पंचायत का विकास कर सके। क्योंकि अगर आप पैसा लेंगे, पैसे के बल पे उनको जो है अगर आप वोट देंगे तो जाहिर सी बात है मुखिया जी जो है वो आपका, या फिर आपके वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, कोई भी जनप्रतिनिधि है वो आपके काम करने के लिए कटिबद्ध नहीं होंगे, क्योंकि आपने ईमानदारी से वोट नहीं दिया है। बाकी आपको तय करना है। मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। इस वक्त जो आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं वो बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत ये माधोपुर पंचायत है, और इस गांव का नाम जहां मैं बैठा हुआ हूं उस गांव को क्या कहते हैं मुखिया जी? बौराहा गांव, मंदिर चौक कहते हैं। पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। तो चलिए, ये आपने सारी रिपोर्ट देखी है और आपने मुखिया जी की बातों को आपने सुना है। इस कार्यक्रम में मुझे इजाजत दीजिए और हम अगले पंचायत में अगले कार्यक्रम में एक नए प्रतिनिधि से मिलेंगे। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।